अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में पढ़ेंगे पावर इन एसी सर्किट। यानी एसी सर्किट में अगर आपने पावर डेसिपेशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे। क्योंकि देखो आप तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो ना पावर लॉस के लिए। याद रखना पावर डेसिपेशन का मतलब क्या है, पावर का लॉस होना, एनर्जी का ज़ाया होना टाइम के रिस्पेक्ट से, कि आपके पास कोई फॉर्म है एनर्जी की और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर ज़ाया हो रही है। ठीक है, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला पढ़ते आए हो P = VI, मगर अब ये नया फॉर्मूला आ गया है। अब चक्कर क्या है, सारी बातें समझते हैं और एक न्यूमेरिकल भी है वो भी करते हैं। देखो वीडियो देख लेते हो, कॉन्सेप्ट का फील भी आएगा, बात समझ आएगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो यहाँ पर आओ। देखो भाई मुझे जो है वो कैलकुलेट करनी है पावर, बिल्कुल कोई मसला नहीं, कैलकुलेट करो। सोर्स आपके पास है डीसी सोर्स है और इस तरह से है। ठीक है, ये आपके पास रेजिस्टर लगा हुआ है, तो आप सिंपल जो है ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। याद रखना ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके पास सोर्स हो डीसी सोर्स यानी डायरेक्ट करंट हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास उसमें सिर्फ रेजिस्टर मौजूद हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, जो वोल्टेज आ रहा है रेजिस्टर पे, जो करंट आ रहा है रेजिस्टर पे, ये लगाओ, और आपकी जो पावर लॉस हो रही है ना हीट की फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसको आप निकाल सकते हो और पावर निकाल सकते हो बेसिकली। लेकिन अगर मैं इस सोर्स को एसी से हटाकर, अब देखो यहां पे सुनो, इस सोर्स को डीसी से हटाकर एसी कर दूं, अब सोर्स क्या हो गया एसी, और साथ ही साथ एक और मसला कर दिया मैंने यहां पर जो है वो एक इंडक्टर लगा दिया और एक कैपेसिटर लगा दिया। अब क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये तो चीटिंग है, आपने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, आपने जो है वो चीज़ें ही बदल दी। बिल्कुल, तो फिर अब ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, ये वाला फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, यानी जिसमें रेजिस्टर मौजूद हो और डीसी सोर्स मौजूद हो। मगर जब एसी सोर्स होगा और साथ ही साथ कंडक्टर इंडक्टर होगा, रेजिस्टर भी ले लो, रेजिस्टर भी है, कंडक्टर भी है जो आपका एल होता है, और इंडक्टर और कैपेसिटर भी है, तो अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सही है भाइयों, बात समझ आ गई। अब भी एनर्जी का लॉस हो रहा है, यहाँ से भी एनर्जी का लॉस होगा, यहाँ से भी एनर्जी का लॉस होगा, यहाँ से भी एनर्जी का लॉस होगा। पावर देखो, मैं एनर्जी बोल रहा हूँ पावर बोल रहा हूँ, ये क्या चक्कर है। देखो ये एनर्जी है आपके पास, ठीक है। अब अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट से देखूँ कितनी एनर्जी ज़ाया हो रही है, तो ये अब पावर है। समझ गए, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप बोलोगे सर W आता है, तो वर्क भी तो एक एनर्जी है ना, आपके पास एनर्जी होगी जब भी तो वर्क होगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो अब यहाँ से भी पावर का लॉस हो रहा है, यहाँ भी, तो अब इसको निकालना है, तो इसको यूज़ करना पड़ेगा। याद रखोगे ज़िंदगी भर, बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं। चलो अब आओ थोड़ा सा मज़ीद कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और मज़ीद तरह जो डिटेल में चलते हैं। देखो डीसी सर्किट जो होता है ना, डीसी एक सर्किट है आपके पास, इसमें जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज और करंट, ये होता है सेम फेस में। सेम फेस का मतलब क्या है, कोई फेस का लैग नहीं होता। अच्छा याद रखना डीसी में ना आप इस तरह नहीं बना सकते, ये गलत है। ठीक है, इस तरह से आप वेव बना के नहीं बता सकते। डीसी में समझो आप इस तरह बना सकते हो। देखो अगर ये वोल्टेज है, समझ लो ये वोल्टेज है आपके पास, ये V है और ये T है, टाइम के रिस्पेक्ट से वोल्टेज देख रहे हो। ठीक है, और ये आपके पास करंट है, ये I है और ये T है, टाइम के रिस्पेक्ट से करंट देख रहे हो। तो देखो दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो फेज सेम है, यानी एंगल 0 है। चलो इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे समझाई थी ये बात, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट का फील दिलाता हूँ। देखो अभी एंगल क्या बन रहा है, एंगल बताओ क्या बन रहा है, 0। क्यों, क्योंकि ये भी उस डायरेक्शन में है, ये नीचे वाला भी उस डायरेक्शन में है। अब एंगल क्या बन रहा है, अब 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि अब ये तो इस डायरेक्शन में है लेकिन ये ऊपर की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल आएगा थीटा, जो कि 0 से बड़ा होगा। तो लेकिन डीसी में देखो क्या हो रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में है, सामने की डायरेक्शन में, करंट भी सामने की डायरेक्शन में है, और ना वोल्टेज तब्दील हो रहा है ना करंट तब्दील हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, मगर एसी में क्या होता है, ज़रा देखो एसी सर्किट में क्या होता है। एसी सर्किट अगर आपके पास एसी हो, तो अब आपके पास जो करंट है, समझ लो करंट के लिए बना रहा हूँ मैं, 3 ग्राफ बनाऊंगा, तीनों को समझना। ये बना रहा हूँ मैं ग्राफ वोल्टेज के लिए, वोल्टेज। ठीक है, ये ग्राफ बना रहा हूँ वोल्टेज के लिए। तो समझो
इंडक्टर के लिए अलग बनेगा, कैपेसिटर के लिए अलग बनेगा। पहले इंडक्टर के लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में आपके पास जो है स्टार्टिंग में वोल्टेज जो है वो आपके पास 0, बल्कि वोल्टेज मैक्सिमम आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह मैक्सिमम आ रहा होगा। फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास करंट बढ़ना शुरू होगा, करंट इस तरह से बढ़ना शुरू होगा, इस तरह से आ रहा होगा। ये आ गया इंडक्टर के लिए। चलो अलग अलग करके बनाता हूँ ताकि आपको ना मज़ीद अच्छी तरह समझ में आए, क्योंकि ये ग्राफ ही है सारा जिसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर यहाँ मैं आपको नहीं समझा पाया तो आपको बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। देखो इंडक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम आ रहा होगा, ठीक है, वोल्टेज मैक्सिमम। और करंट में हमने क्या पढ़ा था, करंट आपके पास मिनिमम से बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर बढ़ता रहेगा। अब इन दोनों को मैं मिला के बनाऊं तो ऐसे नहीं बन सकता। ब्लैक जो है वो मैं वोल्टेज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ये वोल्टेज आ गया, ये वोल्टेज आ गया, ठीक है। और ब्लू जो है मैं करंट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। एक मिनट, ये थोड़ा सा सही नहीं है, ड्रॉप होता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है, ड्रॉप होता है, ऐसे बनेगा। अब सही है, बिल्कुल एक मामूली सी चीज़ों का भी फ़र्क रखना पड़ता है। तो फिर ये बढ़ना शुरू होगा, फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये इंडक्टर के लिए बनाया मैंने, एसी सर्किट वोल्टेज इंडक्टर के लिए बनाया, याद रखना, लिख लो इंडक्टर के लिए। तो इंडक्टर में क्या हुआ, पहले वोल्टेज जो है वो आपको मैक्सिमम मिला, फिर वोल्टेज कम होना शुरू हुआ, मगर करंट आपको मिनिमम मिला, फिर बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि इसमें बैक्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये आपके लिए किस में हो गया, एसी में हो गया। अब कैपेसिटर का कर लो, कैपेसिटर में ग्राफ उलट जाएगा। कैपेसिटर में ग्राफ क्या होगा, कैपेसिटर के लिए ग्राफ बनाते हैं। अब कैपेसिटर के लिए ग्राफ देखना उलट जाएगा। अब कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो 0 से शुरू होगा और करंट मैक्सिमम होगा। अब कैपेसिटर के लिए बनाते हैं, अभी मैंने इंडक्टर के लिए बनाया था, अब कैपेसिटर के लिए बना रहा हूं। तो कैपेसिटर में क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि चार्ज होता रहेगा तो वोल्टेज बढ़ता रहेगा, और फिर इस तरह आ जाएगा। ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज है। अब करंट के लिए बना लेते हैं, करंट के लिए बना लेते हैं। करंट जो है वो आपके पास मैक्सिमम से मिनिमम आना शुरू होगा, ठीक है, इस तरह से। अब इन दोनों को एक साथ बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया वोल्टेज जो कि बढ़ना शुरू हुआ है, और ये आ गया आपके पास करंट जो कि कम होना शुरू हुआ है, इस तरह से। समझ में आई बात? तो ये उल्टा हो गया, कैपेसिटर में उल्टा काम हो गया। लेकिन एक चीज़ चेक करो, वोल्टेज और आपके पास करंट के दरमियान, चाहे इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, एंगल कितने का आ रहा है, 90 का। यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो ना, 90 का। ये यहाँ पर आके 0 हो गया, ये यहाँ पर है मैक्सिमम है, ये यहाँ पर 0 है, तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 90 का एंगल आपके पास बन रहा है ना। तो यहाँ पर एंगल है, बात समझ आई, यहाँ पर एंगल है। देखो एंगल कैसे पता चल रहा है, एक चीज़ 0 है तो दूसरी 90 पर है। एंगल था जब ही ऐसा हुआ ना, अगर एंगल नहीं होता तो दोनों 0 पे होते या दोनों 90 पे होते। देखो फॉर एग्जांपल, ये ऐसे वोल्टेज होता, ऐसे वोल्टेज होता और ऐसे ही करंट होता, तो एंगल 0 होता। लेकिन अगर एक चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है और एक चीज़ यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है 90 का एंगल है, जिसे हम बोलते हैं लैग। लैग का मतलब क्या है, डिफरेंस, फ़र्क है। तो अब पावर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फैक्टर जोड़ना पड़ेगा इसमें, वो है एंगल कॉस थीटा। तो जिससे अब आपकी पावर कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से लॉस हो रही है। बात समझ में आई, सारा खेल समझ में आया, खेल क्या था, ये चीज़ आपको जो है मैंने समझानी थी। अब देखो इसकी वजह क्या है कि करंट बढ़ रहा है, वो हम पीछे की वीडियोस में पढ़ चुके हैं प्रीवियस, कि भाई आपके पास जैसे जैसे इंडक्टर में करंट बढ़ता जाएगा, जो बैक टीएमएफ है वो कम होता जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटर डिस्चार्ज और चार्ज का कॉन्सेप्ट, बात समझ आई, क्या हुआ, कैसे हो रहा है, इसको याद रखना। यही इसके पीछे की बेसिक थी और यही इसके पीछे का काम है। यही आपको देखो इसमें इन्होंने बुक में भी लिख के दिया हुआ है कि लीड और लैग ऑफ π/2। अच्छा देखो इन्होंने π/2 लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है ना, आपको पता है ना 90 अगर रेडियन में देखें तो π/2 होता है। तो लैग कितना आ रहा है, 90 का आ रहा है, यहाँ इसे π/2 भी कह सकते हो। तो यहाँ पूरी वाज़े लिखा हुआ है कि देयरफॉर इज़ अ सच केस टू डिटरमाइन पावर डेसिपेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमें ये एक फैक्टर जोड़ना होगा
जो कि हमारा कॉस थीटा है। बाकी पी भी सेम रहेगा, कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि एंगल है इस वजह से। चलो अब आ जाओ न्यूमेरिकल करते हैं। अब न्यूमेरिकल को समझते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसका कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। वर्डिंग यही लिखी हुई है आपके पास। वर्डिंग भी बता देता हूँ थोड़ी बहुत ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि डायग्राम वगैरह तमाम चीज़ें ना छोटी छोटी करके बनाऊँ और पूरा तरीके से क्लियर करूँ सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया, मगर आगे से मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। चलो आ जाओ, इसको न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर इसे ख़त्म करते हैं। देखो आपके पास एक रजिस्टर है, गिवन डेटा देखो क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा और टू फाइंड क्या करना है। एक रजिस्टर है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, आर है जो कि है 10 ओम्स पे दिया हुआ है। एक इंडक्टर है और इंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी दी हुई है, 0.05 हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था ना हमने। ये सीरीज में लगे हुए हैं, देखो ऐसे लगे हुए हैं आपस में सीरीज में। द एसी वोल्टेज, और ये एक एसी वोल्टेज है आपके पास, पीक वैल्यू दी हुई है। पीक वैल्यू क्या होगी आपके पास, वी पीक, आरएमएस नहीं है ये, याद रखना पीक वैल्यू है, जो कि है 100 वोल्ट की। फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो कि है आपके पास 50 हर्ट्ज़ की। ठीक है, ये 50 हर्ट्ज़ है, जेड ज़रूर लगाना वरना वो इंडक्टेंस लगेगा। अब देखो तीन चीज़ें आपको इन्होंने पता करने का कहा है। एक आपने इम्पिडेंस पता करनी है जिसे हम जेड कहते हैं। ठीक है, इम्पिडेंस को हम जेड कहते हैं। एक आपने आरएमएस वैल्यू पता करनी है करंट की, IRMS पता करनी है। ठीक है, और एक आपने क्या करना है, तो VRMS भी पता करना होगा साथ साथ, VRMS। ठीक है, द RMS थ्रू द सर्किट। और एक आपने एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, पावर पता करनी है। ठीक है, पावर सिंपल P से लिखो। चलो एक एक करके सॉल्व करते रहते हैं और चीज़ों को देखते रहते हैं कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले सोल्यूशन, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे बोला उन्होंने इम्पिडेंस निकालनी है। इम्पिडेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू होल रेडिकल R का स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक रेजिस्टर है ना इसका स्क्वायर, और सर्किट में कैपेसिटर नहीं है, याद रखना सर्किट में कैपेसिटर नहीं है, ये लो हटा लो। ठीक है, तो ये होगा XL का स्क्वायर। अब मगर मसला यहाँ तो XL गिवन ही नहीं है, क्या करूँ, रहने दूँ, डेटा का इनकम्प्लीट है, नहीं हो पाएगा। अभी इसमें इस टॉपिक में तो नहीं मैंने, लेकिन इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें XL का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो फॉर्मूला क्या है फॉर XL, XL क्या है आपके पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो XL का फॉर्मूला था आपके पास 2πfL। अब निकल जाएगी XL और फिर Z निकल जाएगा। जी सर अब तो बहुत आसान हो गई है बात। 2 3.14 2 50 0.05, थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं, 0.05, ये 0.05 है। ठीक है, XL इक्वल टू, चलो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई 0.05, द आंसर इज 15.70 ओम्स। ये न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन बस जस्ट एक के पीछे एक चीज़ें निकालनी पड़ रही हैं। अच्छा, फॉर Z के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। Z, तो Z इज इक्वल टू होल रेडिकल, R की वैल्यू क्या है 10 और ये इसका स्क्वायर प्लस और 15.70 का स्क्वायर, तो ये Z आ जाएगा आपका। अच्छा, अब ज़रूरत नहीं है अलग अलग कैलकुलेट करने की, पूरे को एक साथ ही कैलकुलेट करो। ठीक है, इसके कोई नंबर नहीं मिलते कि आप स्टेप बढ़ा दो। तो आंसर आपके पास आ रहा है, एक मिनट, 18.61 ओम्स। इसका यूनिट भी ओम्स होगा क्योंकि दोनों का यूनिट ओम्स है। ठीक है, देखो दोनों का यूनिट ओम्स आया, तो ये बिल्कुल सही आया। ठीक है, तो दोनों एक चीज़ तो हमारी हो गई। अब हम पढ़ते हैं IRMS। ठीक है, IRMS की वैल्यू निकालते हैं। तो IRMS के लिए VRMS और IRMS निकालते हैं। तो VRMS के लिए फॉर्मूला देखो, फॉर VRMS, क्योंकि अब हम पार्ट A हो गया हमारा, ये पार्ट A था हमारा। ठीक है, अब हम पार्ट B करेंगे, पार्ट B।
अच्छा, वी आर एम एस के लिए फॉर्मूला देखो, वी आर एम एस का फॉर्मूला देखो, वी पीक डिवाइडेड बाय पीक, लिखा है मैंने वहाँ पे, हाँ लिखा है, ये पीक को मैंने क्या लिख दिया, पी ई ए पीक, ठीक है, और स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा कैलकुलेट। पीक की वैल्यू पता है, वी पीक पता है, देखो वी पीक कितना है 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, द आंसर इज वी आर एम एस इक्वल टू 17.71 वोल्ट। ये वी पी का गया आपका। चलो मैच कर लेते हैं कि ठीक है गलत है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आई आर एम एस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, आपका वी आर एम एस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आई हमें क्या निकालना था, आई आर एम एस, आई आर एम एस के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, हमें बेसिकली आई आर एम एस ही निकालना था, मगर आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या है, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है, बात समझ में आया। देखो हमें निकालना क्या था, आई आर एम एस निकालना था, है ना, लेकिन आई आर एम एस निकालने के लिए हमें वी आर एम एस चाहिए था और डिवाइडेड बाय 2 करना था, स्क्वायर रूट 2। तो हमने क्या किया, पहले वी आर एम एस निकाल लिया इस फॉर्मूले की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से। अब वी आर एम एस आ चुका है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला लगाकर वी आर एम एस आई आर एम एस निकाल लेंगे। वी आर एम एस निकल चुका है, आई आर एम एस निकाल लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। चलो ये थोड़ा सा ना इंक हार्ड हो गई है इस पर, अभी अभी लिखा है फिर भी हार्ड हो गई है, घंटों पहले लिखा होता मेरे ख्याल से फिर तो मिटता ही नहीं है। देखो हमें निकालना क्या था, आई आर एम एस, आई आर एम एस के लिए मैं पहले वी आर एम एस चाहिए था, तो वी आर एम एस के लिए फॉर्मूला क्या था, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पी स्क्वायर रूट 2। तो वी आर एम एस निकाल लिया है, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, आई आर एम एस आ जाएगा। तो आई आर एम एस 17.71 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, तो आई आर एम एस आ गया आपके पास। तो चलो 17.71 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, तो 49.9 एम्पियर आ रहा होगा। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। अच्छा, मुझे शक हो ही रहा था कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, हमने ये तो बहुत बड़ी वैल्यू, क्योंकि करंट इतना ज़्यादा नहीं आ सकता। 17.7 स्क्वायर रूट 2, एक मिनट ज़रा, अच्छा यहाँ ये गलत है, ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि ये यहाँ पर ना इन्होंने स्क्वायर रूट 2 नहीं रखा है यहाँ पर, ये क्योंकि इतना बड़ा इतना ज़्यादा करंट आ ही नहीं सकता, ये तो बहुत ज़्यादा करंट है, पता है, ये 49 एम्पियर, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये नहीं आ सकती। इन्होंने स्क्वायर रूट 2 तो कहा है, लेकिन यहाँ पर 18.6 रखा है, तो हमने कुछ निकाला था। अच्छा समझ में आ गया, ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला ना गलत है, ये फॉर्मूला, एक मिनट इस फॉर्मूले को ठीक करो बुक में। अब देखो ये गलती बुक में दी हुई थी, तो मैंने भी सेम मिस्टेक दोहरा दी, ये स्क्वायर रूट 2 है ही नहीं, ये स्क्वायर रूट 2 के बजाय ये z है। अब मुझे भी देखना चाहिए था कि ये तो बेसिक फार्मूला था, जो मुझसे भी गलती हुई। तो चलो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये स्क्वायर बुक में देखो, यहाँ देखो, खुद देखो, ये स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है, मेरे भी दिमाग से उस वक्त ये बात निकल गई, नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट 2। अब मुझे ये बात कैसे पता चल गई, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती करंट की, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली भी शायद पॉसिबल ना कर सके हम इसे, ठीक है। प्रैक्टिकली भी हम वो चीज़ें अज्यूम करते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक चीज़ के कांस्टेंट होने से ठीक हो सकती है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। ये स्क्वायर रूट 2 नहीं है, जस्ट z था, अब उन्होंने इसे स्क्वायर रूट 2 लिख दिया, तो z की वैल्यू हमारे पास आएगी, शुक्र है हमारे को पता चल गया, 17 पॉइंट, देखा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना तो यही फ़ायदा होगा, डिवाइडेड बाय 18.6, तो ये आ रहा है 3, ये सही है, इतनी आती है वैल्यू 3.8, अब सही आया, ठीक है। तो याद रखना ये स्क्वायर रूट 2 नहीं है, ये जस्ट z है, ये जस्ट z है। हाँ यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है, लेकिन वहाँ नीचे स्क्वायर रूट 2 नहीं था, वो z था। अच्छा अब फॉर्मूला देख लो फॉर पावर के लिए, फॉर पावर, तो P इज इक्वल टू
VRMS मल्टीप्लाई बाय IRMS कॉस थीटा। चलो पावर निकाल लेते हैं। तो VRMS क्या है आपके पास 17.71, IRMS कितना है आपके पास 3.8, कॉस हमने एंगल कितना पढ़ा था, इनमें एंगल का क्या डिफरेंस होता है 90 पर होता है एंगल आपका, है ना, बल्कि नहीं एंगल निकालना पड़ेगा, वो वाला एंगल नहीं ले सकते। चलो एंगल निकालते हैं, ठीक है, एंगल कैलकुलेट करते हैं। अब कॉस थीटा, थीटा क्या है, जब तक थीटा पता नहीं होगा ये आगे चलेगा नहीं। तो फॉर थीटा, देखो थीटा के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बल्कि नहीं हमें कॉस थीटा चाहिए ना, पूरा कॉस थीटा ही निकाल लेते हैं एक साथ। कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था R/Z, इससे पहले हमने एक डेरिवेशन करी थी, याद होगा आपको, RL सर्किट, उसमें हमने पढ़ा था कि ये थीटा आ रहा होता है आपके पास, ठीक है, लेकिन वहाँ tan थीटा पढ़ा था, देख लेते हैं कि ये ठीक आ रहा है गलत आ रहा है। वहाँ हमने tan थीटा पढ़ा था, एक मिनट ज़रा मैं इसका रेशो चेक कर लेता हूँ। चलो cos थीटा सही करते हैं क्योंकि यहाँ cos थीटा है ना, हाँ cos थीटा सही करना होगा। तो R कितना निकला हुआ है 18, बल्कि R है 10, और Z कितना निकला हुआ है 18.61। तो अब देखो ज़रा थीटा क्या आ रहा है, cos थीटा क्या आ रहा है, चलो कर लो कैलकुलेट। तो 10 डिवाइडेड बाय 18.61, द आंसर इज 0.53 कर आ रहा है, ठीक है, 0.53 या राउंड ऑफ कर लो तो 0.54। इसको अब पुट करो पावर में, फॉर पावर, फॉर, तो 17.71, 3.8 और 0.4554। आपके बुक में ना गलतियां हैं काफ़ी, जिस वजह से ये थोड़ा सा हो रहा है मसला, वरना तो बड़ा तेज़ी में हो जाना चाहिए था ये सब कुछ। चलो मैं ज़रा वैल्यू पुट करके फिर इसका आंसर निकाल देता हूँ। 17.71 मल्टीप्लाई 3.8 मल्टीप्लाई 0.54, द आंसर इज़ 145.06। ज़रा एक मिनट चेक कर लेते हैं ठीक है गलत है, हाँ सही है, वॉट, ये आंसर है। देखो cos थीटा हमने निकाल लिया ना, cos थीटा कितना आ रहा है 0.54, उसकी जगह सीधा पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया 145। तो ये इसका आंसर था। अब मैं फिर बोल रहा हूँ इस चीज़ को ठीक करना, वरना आंसर ठीक नहीं आएगा। √2 अगर डिनोमिनेटर में रखा बहुत बड़ा नंबर आएगा, जैसा मेरा 49 या 48 अभी आया था करंट, जो कि पॉसिबल नहीं है 49 या 48 करंट निकालना, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू तो आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में करंट की नहीं निकाली होगी जितनी इधर निकल गई, लेकिन मुझे पता था तो मैंने ठीक कर लिया उसी वक्त। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, यहीं तक रखते हैं, कुछ बात ना समझ में आई हो ज़रूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।